Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver a lecture on law of mass action. What is meant by law of mass action and what is the definition of law of mass action? आज हमने पढ़ना है कि law of mass action क्या होता है और इसका definition क्या है। तो अगर हम law of mass action की definition को देख ले यहाँ पर, the rate or speed of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substances. So इस definition को डिस्कस करने से पहले हमने क्या करना है, हमने पहले रेट और स्पीड के बारे में समझना है कि ये क्या चीज होते हैं, और इसके बाद हमने एक्टिव मासेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि एक्टिव मासेस क्या चीज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेट और स्पीड क्या होता है। रेट और स्पीड, तो रेट और स्पीड हमारे पास, रेट हम एक्चुअली कहते हैं स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास कितने स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है एक्टिव मासेस पर। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड है एक्टिव मास, ये क्या चीज होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। रेट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि रेट हमारे पास स्पीड को कहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि रेट हम स्पीड को कहते हैं। स्पीड क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हमारे साथ कितना फास्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्टिव मास क्या चीज होता है, वो मास एक्टिव मासेस, वो मास जो कि एक्टिव हो, वो मास जो कि एक्टिव हो उसको हम एक्टिव मासेस कहते हैं। अब इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर एक एग्जांपल है 2H2 प्लस O2। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2H2 प्लस O2 कंबाइन होके हमारे पास 2H2O बनाते हैं। 2H2O ये क्या चीज है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन कराते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारे साथ 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब इसका एक्टिव मास कितना है, इसका एक्टिव मास 2 मोल है। हाइड्रोजन का एक्टिव मास क्या है, वो मास जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। तो हाइड्रोजन का कितने मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो 2 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो इसको हम एक्टिव मास कहते हैं। ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो इसको हम एक्टिव मास कहता है। ऑक्सीजन का 1 मोल एक्टिव मास है, हाइड्रोजन का 2 मोल एक्टिव मास है, तो ये हमारे पास बनाता है 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो इसको एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास किसे कहते हैं, वो मास जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो इसको हम एक्टिव मास कहते हैं। तो स्पीड, अब स्पीड किस पर डिपेंड करता है, रेट और स्पीड अब किस पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। जितना आपके पास रिएक्शन में एक्टिव मास ज्यादा होता है, उतना ही वो केमिकल रिएक्शन स्पीड के साथ प्रोसीड होगा, उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। तो एक्टिव मास पर ये रेट और स्पीड डिपेंडेबल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस लॉ के यहाँ पर हमने एक और डिफिनीशन भी लिखी है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। ये इंडिविजुअल सब्सटेंस के लिए डिफिनीशन हमने लिखी है, और ये डिफिनीशन हमने एज अ होल रिएक्शन के लिए लिखी है। तो इस इंडिविजुअल सब्सटेंस वाले डिफिनीशन को सबसे पहले हम समझते हैं कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, हमारे साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, यही एग्जांपल हम लेते हैं।
इंडिविजुअल सब्सटेंस के लिए ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होके हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका एक्टिव मास कितना है? हाइड्रोजन का, सिर्फ हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना है? तो जो हाइड्रोजन का एक्टिव मास होगा उतनी स्पीड के साथ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह हमारे साथ ऑक्सीजन का जितना एक्टिव मास होगा उतनी स्पीड के साथ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन। ये क्या करते हैं? ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये हम इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोडियम का कितना मोल यूज हो रहा है? 1 मोल यूज हो रहा है। क्लोरीन का कितना मोल यूज हो रहा है? 1 मोल यूज हो रहा है। और हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड बन रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है? 1 मोल सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो हमारे पास सोडियम का एक्टिव मास कितना है? 1 मोल। क्लोरीन का एक्टिव मास कितना है? 1 मोल। तो हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड इसकी रिजल्ट में बन रहा है। तो इसको हम इंडिविजुअल सब्सटेंस के लिए, हमारे पास इंडिविजुअल सब्सटेंस के लिए डिफिनीशन है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की बात हो रही है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक सब्सटेंस है। रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, यानी एक सब्सटेंस का जितना एक्टिव मास होगा उतने ही स्पीड के साथ वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इसको हम फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। फर्स्ट डिफिनीशन और सेकंड डिफिनीशन की कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट हमने इसको डिवाइड किया है। एक हमने इंडिविजुअल सब्सटेंस की एक डिफिनीशन में बात की है और दूसरी डिफिनीशन में हमने एज अ होल रिएक्शन की बात की है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात है कि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसका एक्टिव मास कितना होता है और उसका स्पीड क्या होता है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात यहाँ पर हो रही है। इसी तरह हम लेते हैं इंडिविजुअल सब्सटेंस में और एक और एग्जांपल हमारे पास है H2+I2, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो ये हम इंडिविजुअल सब्सटेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस हाइड्रोजन हमारे पास एक सब्सटेंस है, आयोडीन हमारे पास एक सब्सटेंस है। तो द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। इसका एक्टिव मास कितना है और इसका एक्टिव मास कितना है, ये डिपेंडेबल है। इसका स्पीड डिपेंडेबल है इसके एक्टिव मास पर। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is proportional to the product of the active masses of the reacting substances। हमने रेट और स्पीड के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लिया है और हमने एक्टिव मासेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब हम ये डिफिनीशन डिस्कस करते हैं। ये मेन डिफिनीशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का। एज अ होल रिएक्शन हमारे पास किस तरह है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास A एक रिएक्टिंग सब्सटेंस है और B भी एक रिएक्टिंग सब्सटेंस है। इसका नंबर ऑफ मोल हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से और B का नंबर ऑफ मोल भी हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह ये A और B ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है। ये जब आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं तो हमारे पास C+D प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से और D को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके नंबर ऑफ मोल को स्मॉल d से। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या है? एक जनरल रिएक्शन है। अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के A और B के। ये क्या है? ये मोलर कंसंट्रेशन है। इसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको हम किस चीज से, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर खत्म हो जाता है और इक्वलिटी आ जाता है। तो इसकी जगह हमारे पास KF कांस्टेंट आ जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और B, ये हमारे पास A और B क्या चीज है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट C और D। इसी तरह जब हम ये साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास KR यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये आ जाता है C और D। ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है और ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए है। इसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है मींस के जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो प्रोसीड हो रहा है, फास्टली प्रोसीड होता है। लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, जो रिवर्स रिएक्शन होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पहले इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो इंतहाई कम होती है। लेकिन जो हमारे पास वक्त गुजरता जाता है और रिएक्शन प्रोसीड होता जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मींस कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो इक्वल हो जाता है किसके, उसी के मुताबिक हमारे पास रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो KF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू A और B, ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन C और D। तो जब हम इसको यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को यहाँ पर लाते हैं, डिवीजन में लाते हैं, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर रह जाता है और A और B हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है और D भी हमारे पास प्रोडक्ट है। ये इसके नंबर ऑफ मोल है C और ये भी इसके नंबर ऑफ मोल है। इसी तरह हमारे पास ये A और B रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है और ये इसके नंबर ऑफ मोल है। तो KF डिवाइड बाय KR ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KC से। ये हमारे पास इक्वल होता है KC के। तो इसकी जगह हम यहाँ पर KC लिख लेते हैं। तो KC इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय AB, ये इसके नंबर ऑफ मोल है कि कितने नंबर ऑफ मोल इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, हम इसको नंबर ऑफ मोल कहते हैं। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। अगर हम एक नजर और इसकी डिफिनीशन को यहाँ पर देख ले तो क्या होता है डिफिनीशन में कि द रेट or speed of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substances। ये इसका मेन डिफिनीशन है। इसमें ये क्या कह रहा है कि रेट और स्पीड ये एक ही बात है। रेट स्पीड को हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट और स्पीड ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। अगर हमारे पास एक रिएक्शन में एक्टिव मास ज्यादा होता है तो वो रिएक्शन आपके पास स्पीड के साथ प्रोसीड होता है, वो रिएक्शन आपके साथ स्पीड में प्रोसीड होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से। तो अगर हमारे पास एक्टिव मास ज्यादा होता है तो इस रिएक्शन की स्पीड भी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी।
अगर हम मजीद आसान अल्फाज में लॉ ऑफ मास एक्शन की मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम घर में 3 किलो का चिकन लेकर आते हैं। 3 किलो हम क्या लेकर आते हैं? 3 kg का हम चिकन लेकर आते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? 3 kg का हम चिकन लेकर आते हैं और उसमें हम 2 kg का पका लेते हैं। 2 kg का पका लेते हैं तो हमारे पास रिमेन कितना हो जाता है? रिमेन कितना बच जाता है? 1 kg का। तो ये जो 2 kg है ये हमारे पास क्या है? एक्टिव मास है। एक्टिव यानी वो मास जो कि एक्टिव हो, वो मास जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। अब ये 2 kg यूज हो रहा है यानी ये एक्टिव है और ये 1 kg नहीं यूज हो रहा तो ये इनएक्टिव है। तो ये हमारे पास एक्टिव मास है और ये हमारे पास 1 kg इनएक्टिव है क्योंकि इसको हम स्टोर कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। तो ये 2 kg हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है और ये 1 kg हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो जितना आपके पास एक्टिव मास ज्यादा होता है उतना ही आपके पास रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में इतना डिस्कशन काफी है लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। Okay, thanks.